हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रोफेसर विकास शुक्ला। आज मैं आपको केमिस्ट्री से डिफरेंट बायो का टॉपिक, बॉटनी का टॉपिक में पढ़ाने जा रहा हूं और ये टॉपिक है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, जिसको सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहेंगे। इसका लेक्चर नंबर 1 पढ़ाने जा रहा हूं। यहां पे मैंने ब्रैकेट में लिखा है कि सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब क्या हुआ कि इस टॉपिक में, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे सेल्स में होने वाले सारे के सारे जो है रेस्पिरेटरी एक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे। जैसे ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन के बारे में पढ़ेंगे, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। और साथ ही साथ रेस्पिरेशन को इफेक्टेड करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं और भी कई इंपॉर्टेंट बातें पढ़ेंगे। तो ये बेसिकली रेस्पिरेशन का वो पार्ट है जो प्लांट्स में होता है और इसी से मिलता जुलता प्रोसेस एनिमल्स में भी पाया जाता है। लेकिन ये पूरी प्रोसेस हम लोग प्लांट्स को फोकस करके पढ़ रहे हैं और सेल में होने वाले जो एक्टिविटी के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने सेलुलर रेस्पिरेशन लिखा हुआ है। तो आइए आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, वी स्टार्ट टू स्टडी। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं, इस रेस्पिरेशन का मतलब क्या हुआ, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। तो अगर हम लोग रेस्पिरेशन की प्रोसेस के बारे में बात करते हैं, तो अगर इसका हम लोग केमिकल इक्वेशन लिखें तो आप देखोगे कि C6H12O6 ये ग्लूकोज है, इसका ऑक्सीडेशन होगा और इससे रिजल्ट क्या होगा कि इससे 6CO2 मॉलिक्यूल बनेगा प्लस 6H2O मॉलिक्यूल बनेगा और प्लस यहाँ पे 673 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, या इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, 36 ATP कह सकते हैं, या इसी को हम लोग कह सकते हैं 38 ATP। अब ये 36 ATP या 38 ATP का क्या चक्कर है। एक्चुअली जब ग्लिसरॉल फॉस्फेट सेटल होता है तो 36 ATP बनता है, नेट गेन 36 ATP का होता है। लेकिन जब मैलेट एस्पार्टेट सेटल होता है तो उस समय 38 ATP का नेट गेन होता है। टोटल यहाँ पे 38 ATP बनता है, जिसमें से 2 ATP ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस में खर्च हो जाता है। नेट गेन 36 ATP का होता है। जबकि जब मैलेट एस्पार्टेट सेटल होता है तो टोटल 40 ATP मॉलिक्यूल्स बनते हैं और 40 ATP मॉलिक्यूल्स में से 2 ATP ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस में खर्च हो जाते हैं, कंज्यूम हो जाते हैं, तो नेट गेन 38 ATP का होता है। अब ये बात आप ध्यान रखिएगा कि अब नीट एग्जाम हो गया है और नीट एग्जाम CBSE NCERT पैटर्न पे है, CBSE बोर्ड के बुक्स पर है, NCERT पैटर्न पर है। तो NCERT वाले ग्लिसरॉल फॉस्फेट सेटल को मानते हैं, यानी कि 36 ATP का कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं। इसलिए आप याद रखिएगा कि अगर आप नीट का एग्जाम दे रहे हो तो नीट के एग्जाम में आपको 36 ATP ही लिखना है। लेकिन अगर आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, क्लास 11th का एग्जाम दे रहे हैं, तो 38 ATP भी आप लिखेंगे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि तब आप फॉलो करो मैलेट एस्पार्टेट सेटल, तो वो भी एक कॉन्सेप्ट है, वो भी इलेक्ट्रॉन सेटल है, उसको भी एक्सेप्ट करेंगे, कोई गलत नहीं कर सकता है। लेकिन जब नीट का एग्जाम आप दे रहे हैं तो स्ट्रिक्टली 36 ATP का ही नेट गेन आपको लिखना है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब अगर मैं इस प्रोसेस को डिफाइन करूं कि ये प्रोसेस क्या है, जरा समझिएगा। यहां पे अगर हम लोग देखते हैं तो ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है, ये इसका 1 मोल है, और यहाँ पे CO2 के 6 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो CO2 का यहाँ भी मैं कितना लेता हूँ, 1 मोल लेता हूँ, और वाटर का 6 मॉलिक्यूल है तो यहाँ भी वाटर का कितना लेता हूँ, मैं 1 मोल लेता हूँ। अब अगर ग्लूकोज के 1 मोल का मोलर मास देखें तो इसके 1 मोल का मोलर मास कितना होता है, 180 ग्राम पर मोल होता है। जबकि अगर CO2 के 1 मोल का मोलर मास हम लोग देखते हैं तो ये कितना होगा, 44 ग्राम पर मोल हो जाएगा। और अगर वाटर की बात करते हैं तो वाटर के 1 मॉलिक्यूल का 18 ग्राम पर मोल हो जाएगा। अब आप देखो कि यहाँ पे 180 ग्राम पर मोल है, ये एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, इसका मोलर मास बहुत हाई है और इसके डिकम्पोजिशन से सिंपल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है जिसका मोलर मास कम है, एक का 44 है, दूसरे का 18 है। तो यानी कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के डिसोसिएशन से 2 सिंपल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है। जब भी कोई कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंपल मॉलिक्यूल में ब्रेकअप होता है, 2 या 2 से अधिक सिंपल मॉलिक्यूल में ब्रेक होता है, तो उसको कहते हैं कैटाबोलिक प्रोसेस कहते हैं। यानी कि रेस्पिरेशन कैसी प्रोसेस है, कैटाबोलिक प्रोसेस है। तो एक बात ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे रेस्पिरेशन कैसी प्रोसेस है, ये कैटाबोलिक प्रोसेस है।
ये बात आप ध्यान रखिएगा कि इट इज ए कैटाबोलिक प्रोसेस, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि यहां पर ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है और इस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन से, इसके ब्रेकिंग के, ये सिंपल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है। ये देखिए इनका मोलर मास कम है तो ये सिंपल मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए कैटाबोलिक प्रोसेस हो गया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात अगर आप देखते हो तो ये प्रोसेस होते कैसे हुई, इस प्रोसेस में एनर्जी इवॉल्व हो रही है इन फॉर्म ऑफ किलो कैलोरी, इन फॉर्म ऑफ एटीपी। तो अगर किसी प्रोसेस में एनर्जी बाहर निकलती है तो इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे एक्सर्गोनिक प्रोसेस कहेंगे। तो ये बात समझ में आ रही है कि कैसी प्रोसेस है, एक्सर्गोनिक प्रोसेस है। एक्सर्गोनिक प्रोसेस क्यों है? क्योंकि यहाँ पर एनर्जी इवॉल्व हो रही है। ये देखिए ये एनर्जी इवॉल्व हो रही है, बाहर निकल रही है, प्रोड्यूस हो रही है। साथ ही ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस भी कहलाएगी। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्यों कहलाएगा? क्योंकि इसमें देखा गया कि इस प्रोसेस में कुछ अमाउंट में एनर्जी हीट के फॉर्म में भी इवॉल्व होती है, तो इसलिए यहाँ पे हीट इवॉल्व हो रहा है। तो हीट इवॉल्व हो रहा है तो ये प्रोसेस हम लोग क्या कहेंगे? एक्सोथर्मिक कहेंगे। अब रेस्पिरेशन ऐसी प्रोसेस है जो डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स के थ्रू कंट्रोल होता है। जैसे आप देखोगे कि ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स पाए जाते हैं, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन में, क्रेब्स साइकिल की प्रोसेस में पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में पाए जाते हैं। यानी कि ये एंजाइमों के थ्रू कंट्रोल होने वाली प्रोसेस है, एंजाइमेटिकली कंट्रोल्ड बायोकेमिकल प्रोसेस है। और ये बायोकेमिकल क्यों? क्योंकि केमिकल प्रोसेस हुआ और लिविंग ऑर्गेनिज्म में, प्लांट्स और एनिमल्स में पाया जाता है, सेलुलर रेस्पिरेशन का पार्ट है, इसलिए इसको हम लोग बायोकेमिकल प्रोसेस कहेंगे। तो ये देखिए इसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये एंजाइमेटिकली कंट्रोल्ड बायोकेमिकल प्रोसेस है। तो अगर इसी को हम लोग देखें तो ये डेफिनेशन हमारा तैयार हो गया कि रेस्पिरेशन कैसी प्रोसेस है? कैटाबोलिक प्रोसेस है। ये एक्सर्गोनिक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एंजाइम के थ्रू कंट्रोल होने वाला बायोकेमिकल प्रोसेस है। तो इसी को हम लोग डेफिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं कि रेस्पिरेशन इज ए, ध्यान दीजिएगा, इसको अगर मैं डेफिनेशन लिखूं तो रेस्पिरेशन इज अ कैटाबोलिक एक्सर्गोनिक एक्सोथर्मिक। एक्सर्गोनिक का मतलब एनर्जी एटीपी के फॉर्म में इवॉल्व हो रहा है, एक्सोथर्मिक का मतलब एनर्जी कुछ हीट के फॉर्म में इवॉल्व हो रहा है। एंजाइमेटिकली कंट्रोल्ड बायोकेमिकल प्रोसेस इन विच, इस प्रोसेस में क्या होगा कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है जिससे CO2 और वाटर बनता है। इन विच ऑक्सीडेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल glucose take place as the result formation of CO2 and water and a lot of energy also evolve या also produce। ये मैंने आपको डेफिनेशन बताया, रेस्पिरेशन की प्रोसेस का डेफिनेशन बताया। अब थोड़ा सा अगर हम लोग जो है इसको केमिकली देखा जाए, केमिस्ट्री की व्यू से देखा जाए, तो यहां पर जो है ग्लूकोज का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। लेकिन ये प्रोसेस होता है किस तरीके की प्रोसेस है? ऑक्सीडेटिव रिडक्टिव प्रोसेस है, क्योंकि यहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस होती है। जैसे अगर आप यहां पे देखो तो 6 कार्बन है, यहां पर भी 6 कार्बन है, यहां पे 6 ऑक्सीजन है, यहां पे कार्बन के साथ 6 × 12 ऑक्सीजन है, यानी कि कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ, तो ये ऑक्सीडेशन की प्रोसेस है। फिर अगर आप यहीं पे देखो तो 6O2 जो था इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है,
और यहाँ पे वाटर बन रहा है, इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, -2 है। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, यहाँ पे वाटर का में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि कार्बन के साथ ऑक्सीजन एटम के नंबर जो है इंक्रीज कर रहे हैं। यहाँ पे 6 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 12 ऑक्सीजन है। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे कार्बन का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन जो ऑक्सीजन है उसका रिडक्शन हो रहा है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कह सकते हैं, इसी प्रोसेस को ऑक्सीडेटिव रिडक्टिव प्रोसेस भी कह सकते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर केमिस्ट्री की व्यू से देखा जाए तो ये किस तरीके की प्रोसेस है, ऑक्सीडेटिव रिडक्टिव प्रोसेस है, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस हो रही है। तो ऑक्सीडेटिव रिडक्टिव प्रोसेस है, यानी कि इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये रिडॉक्स प्रोसेस है या रिडॉक्स रिएक्शन है। अगर केमिस्ट्री के बेस पर देखा जाए तो ये बात भी आप ध्यान रखिएगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग बात करते हैं अगले पॉइंट्स के बारे में कि क्या यहाँ पे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट केवल ग्लूकोज हो सकता है क्या? तो नहीं बेटा जी, यहाँ पे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कार्बोहाइड्रेट में अगर आप देखोगे तो स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, ग्लूकोज, सुक्रोज, इसके अलावा प्रोटीन्स हो सकते हैं, एमिनो एसिड्स हो सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हो सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप के रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हो सकते हैं, लेकिन जनरली ग्लूकोज होता है, कार्बोहाइड्रेट ही होता है जनरली। तो ये बात हम लोग देखें। अगला पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या हो सकता है, केवल कार्बोहाइड्रेट ही हो सकता है क्या? जैसे फोटोसिंथेसिस में केवल ग्लूकोज ही बनता है, और ग्लूकोज इसका स्टोरेज प्लांट बॉडी में स्टार्च के फॉर्म में होता है और एनिमल बॉडी में ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है, ये सबको पता है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे तो जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होते हैं, ये रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको क्या बोला कि जनरली यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब क्या हो गया? कार्बोहाइड्रेट का मतलब ये हो गया कि जैसे कि स्टार्च, जैसे ग्लाइकोजन हो गया, जैसे कि सुक्रोज हो गया, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, ये सब सारे हो सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए यहाँ पे प्रोटीन भी हो सकता है, ये देखिए प्रोटीन्स हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखो बेटा जी क्या हो सकता है, एमिनो एसिड्स हो सकते हैं, ये देखिए एमिनो एसिड्स हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड्स भी हो सकते हैं, ये सब। तो ये सारे जो है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के फॉर्म में हो सकते हैं। लेकिन आप याद रखिएगा कि जनरली जो है कौन सा फ्रूटफुल रेस्पिरेशन होता है जहाँ पे कार्बोहाइड्रेट पार्टिसिपेट करता है, और कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च, ग्लाइकोजन, सुक्रोज, ग्लूकोज इनमें से कोई भी हो सकता है। और इसमें भी अगर आप ध्यान रखोगे कि जैसे स्टार्च या ग्लाइकोजन है, ये पॉलीसेकेराइड है। तो अगर पॉलीसेकेराइड है तो पहले वो डाइसेकेराइड में कन्वर्ट होता है, और डाइसेकेराइड फिर अल्टीमेटली मोनोसेकेराइड के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तब रेस्पिरेशन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है। तो यहाँ पे ये बात भी ध्यान रखना है कि अगर कोई पॉलीसेकेराइड है तो ये पॉलीसेकेराइड का कन्वर्जन किस में होता है? इसका कन्वर्जन डाइसेकेराइड में होता है। और ये अगर डाइसेकेराइड्स है तो इसका कन्वर्जन किस में होगा? मोनोसेकेराइड्स में होता है। और जब मोनोसेकेराइड्स में होता है तभी ये रेस्पिरेशन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है। अगर हम लोग पॉलीसेकेराइड का एग्जांपल लें तो पॉलीसेकेराइड क्या हो सकता है? जैसे स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया। प्लांट की बॉडी में स्टोरेज ग्लूकोज का स्टार्च के फॉर्म में होगा, एनिमल बॉडी में ग्लाइकोजन के फॉर्म में होगा। अगर डाइसेकेराइड है तो डाइसेकेराइड क्या हो सकता है? जैसे कि सुक्रोज हो गया, जैसे जो है आप देखो लैक्टोज हो गया, जैसे कि माल्टोज हो गया। ये सब सारे के सारे जो है डाइसेकेराइड्स हैं। और मोनोसेकेराइड्स क्या होता है? जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, मैनोज हो गया। ये सब सारे के सारे क्या होते हैं? मोनोसेकेराइड्स। और इनमें भी ग्लूकोज प्राइमरीली रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करता है। तो आगे मैं आपको बताऊंगा टाइप ऑफ रेस्पिरेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट बताने जा रहा हूं। तो अगला पॉइंट आप देखिएगा, समझिएगा। अगर हम लोग बात करते हैं कि रेस्पिरेशन के टाइप, और रेस्पिरेशन के टाइप किसके बेस पर? ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। तो ये दो तरीके का रेस्पिरेशन होता है।
एक रेस्पिरेशन होता है जिसको कहते हैं प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन कहते हैं, और दूसरे तरीके का रेस्पिरेशन होता है जिसको कहते हैं फ्लोटिंग रेस्पिरेशन कहते हैं। तो अगर हम लोग देखें टाइप ऑफ रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो रेस्पिरेशन के टाइप्स ये देखिए, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, और ये रेस्पिरेशन के टाइप किसके बेस पर? ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, ये रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के बेस पर हम लोग देखते हैं। तो अगर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के बेस पर हम लोग देखें तो रेस्पिरेशन कितने टाइप के होते हैं? ये 2 टाइप होते हैं इसके। पहला इसका जो टाइप होता है उस टाइप को हम लोग कहते हैं प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन कहते हैं। ये प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन हो गया। और इस तरीके के रेस्पिरेशन के बारे में, इस टाइप के बारे में किसने बताया था? एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था F.F. ब्लैकमैन। तो इसको किसने बताया था? ब्लैकमैन ने बताया था। ये देखिए, ये ब्लैकमैन एक साइंटिस्ट है, इन्होंने इसके बारे में सबसे पहले बताया था। प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन किसको कहते हैं? अगर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट प्रोटीन है, और कौन सा प्रोटीन है जो प्रोटोप्लाज्म में कंस्टिट्यूएंट पार्ट होता है, इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट पार्ट होता है। सभी ऑर्गेनिक सब्सटेंस में सबसे ज़्यादा प्रोटीन ही पाया जाता है, प्रोटोप्लाज्म में मोर देन 8% पाया जाता है। तो अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो अगर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, ये रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट प्रोटोप्लाज्मिक प्रोटीन होता है, यानी कि प्रोटोप्लाज्म का प्रोटीन है, तो ऐसे रेस्पिरेशन को कहा जाता है प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन कहते हैं। इस रेस्पिरेशन में आप देखेंगे कि ये जो प्रोसेस है, प्रोटोप्लाज्मिक प्रोटीन जब पार्टिसिपेट करता है तो उस समय तो एनर्जी मिल जाती है, लेकिन ये हार्मफुल प्रोसेस होती है। क्यों हार्मफुल प्रोसेस होती है? क्योंकि जब बॉडी में ग्लूकोज नहीं बचती है, प्लांट बॉडी में, एनिमल बॉडी में, तो ऐसी कंडीशंस में रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के फॉर्म में प्रोटोप्लाज्म की प्रोटीन का कंजप्शन शुरू हो जाता है। और अगर प्रोटोप्लाज्म की प्रोटीन का कंजप्शन शुरू हो जाएगा तो प्रोटोप्लाज्म का कोलाइडल नेचर खत्म हो जाएगा। प्रोटोप्लाज्म का कोलाइडल नेचर खत्म हो जाएगा तो सेल जो है डेथ करना शुरू कर जाएगा। फिर ऐसी कंडीशन में वो ऑर्गेनिज्म भी लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकता है, सर्वाइव नहीं कर सकता है। तो अगर प्लांट की बात करें तो ये किसमें होता है? अगर कोई ऐसा जो लिव है जिसमें काफ़ी समय तक फोटोसिंथेसिस नहीं हो पा रही है, किसी वजह से वो फूड का फॉर्मेशन नहीं कर पा रहा है, तो ऐसी कंडीशंस में उस लिव्स के सेल में जो प्रोटोप्लाज्म का प्रोटीन है उसका डिकम्पोजिशन होने लगता है, उसका रेस्पिरेशन होने लगता है, और तब वो एटीपी बनाएगा। तो उस समय तो उसका काम चल जाएगा थोड़े समय के लिए, लेकिन ये हार्मफुल प्रोसेस होती है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि ये किस तरीके की प्रोसेस होती है। ये हार्मफुल प्रोसेस है, ये हार्मफुल प्रोसेस है, और इससे जो तक कुछ समय के बाद ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है। फिर अगले तरीके का अगर हम लोग रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो अगले तरीके का रेस्पिरेशन है जिसको कहते हैं फ्लोटिंग रेस्पिरेशन कहते हैं। अब ये फ्लोटिंग रेस्पिरेशन किसको कहते हैं? अगर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कार्बोहाइड्रेट है, देखिए मैंने क्या बोला कि जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इज कार्बोहाइड्रेट। अगर ये कार्बोहाइड्रेट है तो उस कंडीशन में आप क्या देखेंगे? इस तरीके का रेस्पिरेशन कहलाता है फ्लोटिंग रेस्पिरेशन कहलाता है। और ये किस तरीके की प्रोसेस होती है? ये प्रोसेस आप देखोगे, ये यूजफुल प्रोसेस होती है, ये नॉर्मल प्रोसेस होती है। नॉर्मल ड्यूरेशन में जब प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कर रहा होता है, अपने फूड का फॉर्मेशन कर रहा होता है, उसकी बॉडी में फूड का स्टोरेज स्टार्च के फॉर्म में होता है, तो उस स्टार्च को पहले डाइसैकेराइड में कन्वर्ट करता है, डाइसैकेराइड फिर मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट होता है, और वो मोनोसैकेराइड फिर रेस्पिरेशन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने लगता है, उसका ऑक्सीडेशन होगा जिससे एटीपी बनेगा। और इस वजह से ये यूजफुल प्रोसेस है, ये फ्रूटफुल प्रोसेस है, ये हार्मफुल प्रोसेस नहीं होगा। तो इस तरीके से मैंने आपको टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन किसके बेस पर बताया? ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। फिर अगर हम लोग देखें तो रेस्पिरेशन के दूसरे भी टाइप होते हैं, और रेस्पिरेशन के दूसरे टाइप किसके बेस पर होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के अवेलेबिलिटी, ऑक्सीजन के कंजप्शन के बेस पे देखा जाए तो 2 तरीके के रेस्पिरेशन होते हैं, और ये क्या कहलाता है? एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन कहलाएगा। तो ये देखिए, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन की बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ
ऑक्सीजन कंजप्शन के बेस पे देखें या ऑक्सीजन के प्रेजेंस और एब्सेंस के बेस पर देखते हैं तो दो तरीके का रिस्पायरेशन होता है। पहले टाइप का जो रिस्पायरेशन हुआ उस रिस्पायरेशन को हम लोग कहेंगे एरोबिक रिस्पिरेशन कहेंगे। ये देखिए, और इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इस तरीके का जो रिस्पायरेशन होता है ये रिस्पायरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। प्लस O2 का मतलब क्या हुआ? ऑक्सीजन का प्रेजेंस। तो ये देखेंगे जब ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा, और ऑक्सीजन का प्रेजेंस कैसे होगा? मोर देन 5%। तो ये देखिए जब ऑक्सीजन का प्रेजेंस कितना है? मोर देन 5%, 4 से 5% से अधिक है, तो ऐसी कंडीशंस में इस तरीके का रिस्पिरेशन होता है। इस तरीके के रिस्पिरेशन में जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होता है उसका कंप्लीट कंजप्शन होगा, उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, कंप्लीट ब्रेकिंग होता है, जिससे बहुत अधिक अमाउंट में एटीपी प्रोड्यूस होती है। तो ये देखिए यहां पर क्या होगा? कंप्लीट ब्रेकिंग ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। और रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या है? नॉर्मल कंडीशन वाला, यानी कि कार्बोहाइड्रेट है, ये होगा। और जब कंप्लीट ब्रेकिंग होता है तो ऐसी कंडीशन, ऐसी स्थिति में बहुत अधिक अमाउंट में हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है और साथ ही साथ एनर्जी एटीपी के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो देखिए, ए लॉट ऑफ एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एटीपी, और कितनी एनर्जी? मैंने आपको बोला कि टोटल हम लोग ग्लिसरॉल फॉस्फेट साइकिल के अकॉर्डिंग चलेंगे तो 38 एटीपी बनेगा। 2 एटीपी कंज्यूम हो जाता है तो नेट गेन कितने एटीपी का होगा? नेट गेन 36 एटीपी का होगा, इतना बनेगा। अगर इस तरीके की रेस्पिरेशन का हम लोग इक्वेशन लिखें तो इक्वेशन वही है जैसा मैंने आपको शुरू में दिखाया था कि ये C6H12O6 है, इसका ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होगा तो 6CO2 बनेगा प्लस 6H2O बनेगा, और प्लस यहाँ पे 673 केल्विन कह दें, या हम लोग कह सकते हैं कि नेट गेन 36 एटीपी का हो रहा है, ये हम लोग ले सकते हैं। इस तरीके से प्रोड्यूस होगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब हम लोग दूसरे तरीके के रिस्पिरेशन की बात करते हैं। तो दूसरे तरीके का जो रिस्पिरेशन है वो रिस्पिरेशन कहलाएगा एनारोबिक रिस्पिरेशन कहलाएगा। ये एनारोबिक रिस्पिरेशन क्या होता है ये बात हम लोग समझते हैं। एरोबिक रिस्पिरेशन का ठीक कंट्रास्टिंग कंडीशन एनारोबिक रिस्पिरेशन होगा, यानी कि कहने का मतलब है कि ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है या नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा। तो ये क्या देखेंगे? ये हम कह सकते हैं एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऐसे होगा। या जब ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन 4 से लेकर 5% से भी कम है और ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी लेसर देन 4 to 5%, 4 से 5% से भी कम है, तो ऐसी कंडीशंस में किस तरीके का रिस्पिरेशन होगा? एनारोबिक रिस्पिरेशन होगा। जब यहां पे ऑक्सीजन बहुत कम अमाउंट में है, लिमिटेड अमाउंट में है, तो जो भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होगा उसका कंप्लीट ब्रेकिंग नहीं हो पाएगा, और जब कंप्लीट ब्रेकिंग नहीं होगा तो बहुत कम एनर्जी बनेगा। तो आप देखिए यहां पर क्या होगा? इनकम्प्लीट ब्रेकिंग ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कार्बोहाइड्रेट होगा, और जिसका रिजल्ट क्या होगा? केवल 2 एटीपी इस प्रोसेस में प्रोड्यूस होता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगर हम इस तरीके की रेस्पिरेशन का इक्वेशन लिखें तो कैसे लिख सकते हैं? देखिए C6H12O6 है, यहां पे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बहुत कम होता है, लेस देन 4 to 5% या होता ही नहीं है। तो ऐसी कंडीशंस में आप देखोगे यहां पर ये 2C2H5OH बनेगा, और प्लस हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे 2CO2 बनेगा, और साथ ही साथ केवल 2 एटीपी प्रोड्यूस होता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा।
अब अगर मैं बात करता हूं कि एरोबिक रेस्पिरेशन किसमें पाया जाता है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन का अगर हम लोग एग्जांपल हम लोग देखें तो ये मोस्ट ऑफ द एनिमल्स में, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में पाया जाता है, और इवन इन द एक्वेटिक प्लांट्स और एक्वेटिक एनिमल्स में पाया जाता है। तो ये देखिए, मोस्ट ऑफ टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक, जो पानी में रहते हैं, ऑर्गेनिज्म, जब मैं ऑर्गेनिज्म कहता हूं तो प्लांट और एनिमल्स दोनों आ जाते हैं। और जब एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो इसका एग्जांपल आप देखोगे तो इसका कुछ ही एग्जांपल है, जैसे कुछ बैक्टीरिया और कुछ फंजाई में पाए जाते हैं, तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएगा, ये होगा बैक्टीरिया एंड फंजाई, इनमें पाए जाते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि रेस्पिरेशन के दो डिफरेंट टाइप होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके का रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। यहाँ पे कंप्लीट ब्रेकिंग होगा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का, यहाँ पे इनकम्प्लीट ब्रेकिंग होता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा एटीपी प्रोड्यूस होता है, 36 एटीपी, यहाँ पे केवल 2 एटीपी प्रोड्यूस होता है। ये मोस्ट ऑफ द प्लांट्स और एनिमल्स में पाए जाते हैं, चाहे वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में पाए जाए चाहे एक्वेटिक हैबिटेट में, जबकि एक खास तौर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जैसे बैक्टीरिया में पाया जाता है और फंजाई में पाया जाता है। इसके बाद मैं आपको नोट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, और ये नोट के इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, और वो ऑर्गेनिज्म अगर आप देखो तो दो तरीके का हो सकता है। जैसे अगर हम लोग कहते हैं कि ऑब्लिगेट एरोब्स, तो ऑब्लिगेट एरोब्स का मतलब क्या होता है कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही सर्वाइव कर सकता है, अगर ऑक्सीजन एब्सेंट हो तो ऐसी कंडीशन में वो सर्वाइव कर ही नहीं पाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी। ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं ऑब्लिगेट एरोब्स कहते हैं, याद रखिएगा। इसी तरीके से अगर मैं बोलता हूं कि फैकल्टेटिव एरोब्स, तो फैकल्टेटिव एरोब्स का मतलब क्या हुआ कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो एनारोबिक कंडीशंस में ऑक्सीजन के एब्सेंस में जिंदा रहता है, लेकिन अगर ऑक्सीजन मिल जाए तब भी वो जिंदा रहेगा, तो उसको कहते हैं फैकल्टेटिव एरोब्स कहते हैं। इसी तरीके से अगर हम लोग कहते हैं ऑब्लिगेट एनारोब्स, तो ऑब्लिगेट एनारोब्स का मतलब क्या हुआ कि कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म हुआ जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में ही जिंदा रहेगा, और अगर उसको ऑक्सीजन मिल जाए तो उसकी डेथ हो जाएगी, तो उसको कहते हैं ऑब्लिगेट एनारोब्स कहते हैं। फैकल्टेटिव एनारोब्स किसको कहते हैं, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में तो जिंदा रहता है, लेकिन अगर ऑक्सीजन मिल जाता है तब भी वो जिंदा रहता है कुछ स्पेशल कंडीशंस में, तो उसको कहते हैं फैकल्टेटिव एनारोब्स कहते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत। नोट में मैं इसी पॉइंट को मेंशन करने जा रहा हूं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, नोट के इसी पॉइंट को मैं मेंशन करने जा रहा हूं। नाउ स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे नोट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि फैकल्टेटिव एनारोब्स किसको कहते हैं, ऑर्गेनिज्म which normally requires oxygen but which can live without oxygen when grow in the suitable medium, artificial nutrient medium। तो ऐसी कंडीशन में ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं एनारोब्स कहते हैं। यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सर्वाइव करने के लिए जनरली ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, लेकिन कुछ स्पेशल कंडीशंस में बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकते हैं, या ऑक्सीजन के बहुत लो कंसंट्रेशन पे भी सर्वाइव कर सकते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को फैकल्टेटिव एनारोब्स के नाम से जानते हैं। जैसे आप देखेंगे तो इसका एग्जांपल हुआ, कुछ फंजाई में पाया जाता है, फंजाई में ईस्ट यूनिसेलुलर फंगस है, जैसे सैक्रोमाइसिस सर्वेसिया, सैक्रोमाइसिस रोडुजाई, सैक्रोमाइसिस चिवेरली, ये सब स्पीसीज हैं जो कि सिंगल सेल से बने होते हैं, ईस्ट यूनिसेलुलर फंगस होता है। इसके अलावा बहुत सारे तो बैक्टीरिया में भी इस तरीके का रेस्पिरेशन होता है, वो फैकल्टेटिव एनारोब्स की तरह बिहेव करते हैं। जैसे एग्जांपल आप देखें, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया हो गया जो दूध को दही में कन्वर्ट करने का काम करता है। इसके अलावा ब्यूटारिक एसिड बैक्टीरिया है, इसके अलावा बैसिलस फॉस्फोरेसेंस बैक्टीरिया है, इसका साइंटिफिक नेम है। ये सब कुछ बैक्टीरिया है जो फैकल्टेटिव एनारोब्स के एग्जांपल है। फिर दूसरे की बात करते हैं, तो जैसे अगर मैं बात करूं कि ऑब्लिगेट एनारोब्स की बात करता हूं, तो ऑब्लिगेट एनारोब्स क्या है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में जिंदा रहते हैं, या जहां पे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बहुत कम होता है, 4 से लेकर 5% से भी कम होता है,
उस कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं ऑब्लिगेट एनारोब्स कहते हैं। तो देखिए लाइव्स ओनली ऑन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, केवल ऑक्सीजन के एब्सेंस में जिंदा रहते हैं। इसका एग्जांपल कुछ बैक्टीरिया है, जैसे इस बैक्टीरिया में अगर हम लोग देखेंगे तो क्लोस्ट्रीडिया जीनियस का एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म। ये फूड पॉइजनिंग कॉज करता है, ये आपको मालूम होना चाहिए कि फूड पॉइजनिंग कॉज बाय द क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म, याद रखिएगा। तो जो क्लोस्ट्रीडिया है ये बैक्टीरिया किस तरीके का है, ऑब्लिगेट एनारोब्स है। इसी तरीके से अगर कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा है जो केवल ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही जिंदा रहेगा, यानी कि ऑब्लिगेट एरोब्स है, जैसे कि हम लोग हो गए, बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स हो गए, बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स हो गए जो केवल ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही जिंदा रहते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म ऑब्लिगेट एरोब्स कहलाते हैं। तो अगर कुछ मेटल्स लिया जाए तो मेटल्स होता है मेटल पॉइजन की तरह बिहेव करते हैं, जैसे साइनाइड का नाम आपने सुना होगा कि कोई साइनाइड को जो चाटते ही उसकी डेथ हो जाती है, सडन डेथ हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो साइनाइड है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जो तुरंत ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक कर देता है, पूरे बॉडी में जो ऑक्सीजन को बाइंड कर देता है, फ्लो होने ही नहीं देता है, ठीक है ना। तो उसके कारण जो सडन डेथ हो जाती है। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन केस ऑफ ऑब्लिगेट एरोब्स, ऑब्लिगेट एरोब्स उसको कहते हैं जो केवल ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही जिंदा रहेंगे, अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो सर्वाइव नहीं कर सकते, मर जाएंगे। इफ रेस्पिरेशन इज इनहिबिटेड, देखिए इफ रेस्पिरेशन इज इनहिबिटेड बाय हेवी मेटल पॉइजन्स, हेवी मेटल पॉइजन जैसे कि साइनाइड हो गया, तो ऐसी कंडीशन में डेथ हो जाती है। इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी यही काम करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करेगा, जो आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है उस हीमोग्लोबिन के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेगा, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन का बॉन्ड बना लेगा, और ऐसी कंडीशन में हीमोग्लोबिन को फ्री नहीं कर पाता है, जिसके कारण हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाता बॉडी में, और उसकी वजह से भी दम घुटने की वजह से डेथ हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि कोयले को जलाने से सफेद रंग का धुआं निकलता है, तो अगर जो तक कोयले का इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो सफेद रंग का जो तक मिल्की जो है ना धुआं निकलता है, ये जो मिल्की धुआं निकलता है ये कार्बन मोनोऑक्साइड होता है जो हाईली पॉइजनस होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। अब हम लोग इसके बाद बात करेंगे कि रेस्पिरेशन और कंबशन की प्रोसेस, इसमें क्या सिमिलरिटी है और क्या डिफरेंस है। तो दोनों प्रोसेस को हम लोग एक टेबल से डिस्कस करेंगे, और कौन सी प्रोसेस कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस क्या होती है और कंबशन की प्रोसेस क्या होती है, इन दोनों प्रोसेस को हम लोग देखते हैं, इन दोनों प्रोसेस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं, मैं यहां पे लिख रहा हूं रेस्पिरेशन, ये देखिए यहां पे मैं एक टेबल बना रहा हूं, और इस टेबल में मैं यहां पे लिख रहा हूं रेस्पिरेशन लिख रहा हूं, और यहां पर मैं लिख रहा हूं कंबशन। इन दोनों के मैं कैरेक्टरिस्टिक कंपैरेटिवली बताऊंगा, आपको कंपेयर करके बताऊंगा, और आप देखना कि दोनों में क्या सिमिलरिटी है और दोनों में क्या डिफरेंसेज हैं, इस बात को हम लोग देखते हैं। जैसे आप देखेंगे कि जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस हम लोग कहेंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रही है, और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है। जबकि कंबशन की प्रोसेस आप देखोगे तो कंबशन की प्रोसेस भी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है, लेकिन ये केमिकल रिएक्शंस में होती है, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं होगी। तो ये देखिए हम ऐसे भी कर सकते हैं कि रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ कंबशन व्हिच टेक प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसे हम लोग कर सकते हैं। तो ये देखिए इट इज द प्रोसेस ऑफ combustion of respiratory substrate, और जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होगा वो जनरली मैंने आपको बताया कि कार्बोहाइड्रेट होगा, ये कार्बोहाइड्रेट होगा इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगा। अगर हम लोग कंबशन की प्रोसेस की बात करते हैं तो जो कंबशन की प्रोसेस होती है नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है, डेड बॉडी में होती है। डेड बॉडी का मतलब होता है नॉन लिविंग बॉडी। डेड बॉडी का मतलब ऐसा नहीं कि कोई तो प्लांट या एनिमल डेथ कर जाए तो उसके बाद होता है, ऐसा नहीं, नॉन लिविंग बॉडी में होगा, ठीक है ना। और ये किसी भी केमिकल सब्सटेंस में होगा। तो देखो
it occurs on presence of oxygen, respiration भी presence of oxygen में होगा, oxygen in non-living body in different chemical reactions। और ये जो डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस होते हैं, यहां पे जो सबस्ट्रेट हो सकता है, रिएक्टेंट हो सकता है, ये कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है, यानी कि पॉलीसेक्राइड, डाइसेक्राइड, मोनोसेक्राइड कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा आप देखोगे कि मीथेन भी हो सकता है, ब्यूटेन भी हो सकता है, बेंजीन भी हो सकता है, एसिटिक एसिड भी हो सकता है। इस तरीके से कोई भी सबस्ट्रेट हो सकता है बेटा जी, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ये फर्स्ट पॉइंट है। दूसरी बात अगर हम लोग देखते हैं तो रेस्पिरेशन की प्रोसेस में एनर्जी इवॉल्व होती है और उस एनर्जी का थोड़ा सा पार्ट हीट एनर्जी के फॉर्म में बाहर निकलता है और मोस्ट ऑफ द एनर्जी एटीपी के फॉर्म में स्टोर होता है, बॉन्डेड होता है, फॉस्फेट बॉन्ड के फॉर्म में। तो ये देखिए, few amount of energy in form of heat and most part of energy in form of high energy phosphate bonds। और ये हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड्स क्या होते हैं? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी को हम लोग कहते हैं। इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम लोग कंबशन की बात करते हैं तो कंबशन में आप देखोगे कि जो एनर्जी होगी वो एनर्जी इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ हीट और फ्लेम के फॉर्म में बाहर निकलती है। यहाँ पे एटीपी का प्रोडक्शन नहीं होता है, याद रखिएगा, क्योंकि नॉन लिविंग सिस्टम में होता है, नॉन लिविंग बॉडी में होता है। तो देखिएगा, all the energy evolve in form of equivalent मतलब equivalent amount of heat and flame। जैसे जब हम लोग किसी चीज को जलाते हैं तो हीट एनर्जी भी बाहर निकलती है और उसकी वजह से रोशनी भी बाहर निकलती है ना, फ्लेम बाहर निकलती है। तो ये हो गया। अगर हम लोग रिस्पिरेशन की प्रोसेस की बात करते हैं तो रिस्पिरेशन की प्रोसेस डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स के थ्रू कंट्रोल होने वाला बायोकेमिकल प्रोसेस है। जबकि ये वाली प्रोसेस कैसी होती है बेटा? ये नॉन एंजाइमेटिक प्रोसेस है, यहाँ पे कोई एंजाइम इन्वॉल्व नहीं होता। ये केवल प्योरली केमिकल रिएक्शन होगा, बायोकेमिकल रिएक्शन नहीं कहेंगे, केवल केमिकल रिएक्शन कहेंगे। तो देखिए, हम लोग रिस्पिरेशन को कह सकते हैं कि इट इज एन एंजाइमेटिकली कंट्रोल्ड, एंजाइमों के थ्रू जो नियंत्रित होने वाला, कंट्रोल होने वाला, एंजाइमेटिकली कंट्रोल्ड बायो केमिकल रिएक्शन, ये हम लोग कर सकते हैं। ये देखिए, ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग कह सकते हैं एंजाइमेटिकली कंट्रोल्ड बायोकेमिकल रिएक्शन कह सकते हैं। जबकि अगर हम लोग इस प्रोसेस की बात करते हैं तो ये प्रोसेस कैसा होता है? ये नॉन एंजाइमेटिक प्रोसेस है और प्योर केमिकल रिएक्शन होता है, बायोकेमिकल रिएक्शन नहीं होता है। तो देखना, इट इज नॉन एंजाइमेटिक ही हम कह देते हैं, एंड प्योर केमिकल रिएक्शन, ये प्योर केमिकल रिएक्शन होता है। रिस्पिरेशन की प्रोसेस में भी आप देखते हो कि CO2 और वाटर वेपर बनता है। और जब कंबशन की प्रोसेस होती है तो कोई भी कंबशन प्रोसेस हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट का, चाहे ग्लूकोज का, चाहे सुक्रोज का, चाहे प्रोटीन का हो, चाहे किसी भी दूसरे सब्सटेंस का, एसिटिक एसिड का, लैक्टिक एसिड का हो, मीथेन, इथेन, किसी भी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड का हो, यहां भी CO2 और वाटर वेपर बनता है। ये सिमिलरिटी भी है कि दोनों में, इसमें भी CO2 और वाटर वेपर बनता है और इसमें भी CO2 और वाटर वेपर बनता है।
तो इस तरीके से रिस्पिरेशन और कंबशन की प्रोसेस में क्या डिफरेंस था या क्या सिमिलरिटी था, ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। याद रखिएगा, बिल्कुल भूलिएगा नहीं, ठीक है ना। अब इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूं मैकेनिज्म ऑफ रिस्पिरेशन, पढ़ाने जा रहा हूं। मैकेनिज्म ऑफ रिस्पिरेशन का मतलब क्या हुआ कि जैसे अगर कोई प्लांट है, मान लो कि मैं हायर प्लांट्स की बात करता हूं, तो स्टोमेटा के थ्रू वो ऑक्सीजन को इनहेल करता है या स्टेम में पाए जाने वाले लेंटिसेल्स के थ्रू करेगा, है ना। तो ऐसी कंडीशंस में जब ऑक्सीजन सेल्स के भीतर पहुंचता है तो सेल्स के भीतर जो कौन कौन सी प्रोसेस होगा उसका एक मैं शॉर्ट समरी आपको बताने जा रहा हूं। तो मैं बताने जा रहा हूं मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। आइए देखते हैं, पढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। इस बात को समझते हैं कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस में कैसे कैसे स्टेप होते हैं, क्या एंड प्रोडक्ट बनता है, किस तरीके की सारी बातें होती होंगी। ये सारी बातों को हम लोग पढ़ते हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने आपको शुरू में ही बताया कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस, सेलुलर रेस्पिरेशन की प्रोसेस में सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस होती है। फिर अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आगे की प्रोसेस हो रही है तो ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन होगा, क्रेब्स साइकिल होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा, ये सारी प्रोसेस। तो अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, ये बताने जा रहा हूं मैकेनिज्म। ये देखिए, मैकेनिज्म ऑफ रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन की प्रोसेस का क्या क्या मैकेनिज्म होता है, इस बात को हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग देखें, ध्यान दें, तो यहां पर देखिए ग्लूकोज होता है, ये ग्लूकोज है। और सभी लोगों को मालूम है कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6 होता है। ये कितने कार्बन वाला कंपाउंड है, ये 6 कार्बन वाला कंपाउंड आपको दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पे मैंने जो 1 मोल लिया है, ये 1 मोल ग्लूकोज है। ये ग्लूकोज सेल के साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म को ही साइटोसोल कहते हैं, तो ये ग्लूकोज सेल के साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म को ही क्या कहते हैं, इसको साइटोसोल भी कहा जाता है। यहां पर ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल के डिकम्पोजिशन से 3 कार्बन वाले कंपाउंड पायरुविक एसिड का 2 मॉलिक्यूल बनता है। तो ये देखिए, यहां पे मैंने लिखा कि ये पायरुविक एसिड बनेगा। और पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, CH3COCOOH है। ये देखिए, यहाँ पे 3 कार्बन है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। तो ये 3 कार्बन वाला कंपाउंड, ये 3 कार्बन कंपाउंड प्रोड्यूस होता है। और जब ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन वाला कंपाउंड है, उससे जब पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा तो कितने मोल्स इससे बनेंगे, इससे 2 मोल्स का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पे आप देखिएगा, ये जो प्रोसेस होती है, इसी प्रोसेस को कहा जाता है ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस कहते हैं। दिस प्रोसेस इज नेम्ड एज द ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस कहते हैं। ये देखिए, ये ग्लाइकोलाइसिस है। ग्लाइको का मतलब ग्लूकोज और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। तो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का, एक मॉलिक्यूल का पायरुविक एसिड 3 कार्बन वाले कंपाउंड, इसके 2 मॉलिक्यूल्स में डिकम्पोजिशन हो रहा है, इसलिए इसको कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। और ये जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस होती है, मैंने पहले बताया कि ये साइटोप्लाज्म में, या उसी को साइटोसोल कहते हैं, सेल के साइटोप्लाज्म में प्रोसेस होगी। साथ ही साथ आपको ये बात ध्यान रखने की जरूरत है कि ये प्रोसेस ऑक्सीजन के प्रेजेंस यानी कि एरोबिक कंडीशन में और ऑक्सीजन के एब्सेंस यानी कि एनारोबिक कंडीशन में, दोनों में ही यही प्रोसेस होती है, सेम प्रोसेस होती है। अंतर कहीं पे कुछ नहीं होता है, बस कहां पे डिफरेंस होता है, एटीपी के नंबर में डिफरेंस होता है। और एटीपी के नंबर में क्या डिफरेंस होता है दोनों में, मैं आपको ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस में डिटेल से बताऊंगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस इज कॉमन इन बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक रिस्पिरेशन, दोनों ही स्टेप पे प्रोसेस होती है। अब अगर पायरुविक एसिड के बनने के बाद भी ऑक्सीजन एब्सेंट रहता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, तो ये देखिए, अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है, ये -O2 है। -O2 का मतलब एनारोबिक कंडीशन है, ऑक्सीजन एब्सेंट है।
ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, तो ये प्रोसेस कहां पे कंटिन्यू रहती है? ये प्रोसेस सेल के साइटोप्लाज्म में ही कंटिन्यू रहती है। साइटोप्लाज्म को ही कहते हैं साइटोसोल भी कहा जाता है। ये साइटोसोल में ये प्रोसेस होती रहती है। और इस प्रोसेस का रिजल्ट क्या होगा कि इससे आप देखेंगे एथिल अल्कोहल बनेगा प्लस CO2 बनेगा और बहुत कम अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होता है। और वो एनर्जी कितना होगा? केवल 2 ATP होगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। और मैंने आपको बताया कि एनारोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस फंजाई में होती है, बैक्टीरिया में होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में होती है, याद रखिएगा। लेकिन अगर पायरुविक एसिड के बनने के बाद ऑक्सीजन अवेलेबल है प्लस O2, यानी कि ऑक्सीजन अवेलेबल है, एरोबिक कंडीशन है, तो ये प्रोसेस कहां पे शिफ्ट होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। और यहां पे माइटोकॉन्ड्रिया के कहां पर होगा? माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेली है। उसका जो आउटर मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन, उनके बीच का जो गैप है, स्पेस है, उसको कहते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं। तो यहां पर पेरी माइटोकॉन्ड्रियल, ये पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में होता है। और यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है और उस इंपॉर्टेंट प्रोसेस का नाम ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन है। तो यहां पे जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस का नाम है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब, ऑक्सीडेटिव का मतलब ऑक्सीजन और डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब CO2 बाहर निकलेगा। तो यहां से देखिए ये 3 कार्बन वाला कंपाउंड है। यहां से जब एक CO2 मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है तो यहां पे जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट 2 कार्बन वाला कंपाउंड बनता है, जिसको कहते हैं एसिटिल कोएंजाइम A कहते हैं। तो यहां पर आप देखिए, यहां पर एक 2 कार्बन वाला कंपाउंड बनता है जिसको कहते हैं एसिटिल कोएंजाइम A कहते हैं। ये कंपाउंड बनेगा और ये कितने कार्बन वाला है? 2 कार्बन वाला कंपाउंड है। अब ये एसिटिल कोएंजाइम कहां पे एंटर कर जाता है? ये एंटर करेगा माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में एंटर करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया के साइटोप्लाज्म में एंटर करेगा। माइटोकॉन्ड्रियल साइटोप्लाज्म को कहते हैं मैट्रिक्स कहते हैं, स्ट्रोमा कह सकते हैं। तो ये देखिए ये कहां पे एंटर करेगा? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एंटर करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया के साइटोप्लाज्म में एंटर करेगा। और ये प्रोसेस भी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में यानी कि एरोबिक कंडीशन में ही हो रही है। और इसका रिजल्ट क्या होगा कि बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा। यहीं पर क्रेब्स साइकिल की प्रोसेस होगी, यहीं पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की प्रोसेस होगी। तो यहां पे आप क्या देखेंगे? यहां पर देखिएगा थ्रू प्रोसेस ऑफ क्रेब्स साइकिल, इसको TCA साइकिल भी कहते हैं, एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ETS या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ETC भी कह सकते हैं। यहां पे आप क्या देखोगे कि 6CO2 बनेगा, 6H2O बनेगा और नेट गेन कितने ATP का होगा? 36 ATP का नेट गेन होगा। ये फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। ये एक शॉर्ट समरी था। किसका शॉर्ट समरी था? पूरे रेस्पिरेशन की प्रोसेस का। अब इसके बाद हम लोग ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस को डिटेल में पढ़ेंगे। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन एक छोटी प्रोसेस होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। क्रेब्स साइकिल एक लंबी प्रोसेस है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एक लंबी प्रोसेस है। इसके बारे में हम लोग आगे की वीडियो लेक्चर्स में डिटेल स्टडी करेंगे। तो अगर आज का वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया है तो मेरा YouTube चैनल ऑर्बिटल वर्ल्ड सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए और YouTube के कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखना न भूलें। तब तक आप अपनी पढ़ाई ऐसे ही कंटिन्यू रखिए। थैंक यू।